नमस्कार बच्चों। अब हम पढ़ेंगे साउथ इंडियन रूलर्स के बारे में। तो इसमें आएंगे चोलास एंड अदर्स। चोलास थे और बाकी अन्य राज्य थे। तो सबसे पहले हम चोलास के बारे में पढ़ेंगे। और चोलास का एम्पायर कब से कब तक था? 850 एडी से लेकर 1279 एडी तक था। ठीक है, 1279 एडी तक था। और इसकी कैपिटल क्या थी? तंजौर, जो कि प्रेजेंट है गंगाईकोंड चोलापुरम में। तो जो चोला एम्पायर थे इसको भी किसी ने फाउंड किया होगा। तो चोलास के फाउंडर का नाम है विजाले। द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी वॉज विजायले, हु वॉज एट फर्स्ट अ फ्यूडेटरी ऑफ द पल्लवास। ही कैप्चर्ड तंजौर इन 850 एडी। तो चोला एम्पायर के फाउंडर थे कौन? विजयालय, जो कि पहले पल्लवास के अधीन थे। ठीक है, और इन्होंने तंजौर पर कब्ज़ा कब किया था? 850 एडी में। जब से उन्होंने कब्ज़ा किया तभी से ये लोग रूल करने लग गए थे। ठीक है, द ग्रेटेस्ट चोला रूलर्स वर राजा राज एंड हिज सन राजेंद्र फर्स्ट। तो जो महान शासक रहे हैं चोला एम्पायर के वो हैं राजा राज और उनके बेटे राजेंद्र। जैसे एक पिता है वो अपने बिजनेस को डेवलप करता है, ठीक है, अपना एक बिज़नेस बनाता है और उसका बेटा उसी बिज़नेस को और ऊंचाइयों तक ले जाता है। वैसे ही राजा राज और राजेंद्र फर्स्ट ने चोला एम्पायर को काफ़ी शक्तिशाली बनाया था। राजा राज बिल्ट बृहदेश्वर और यू कैन से इट राजा राजेश्वर टेम्पल एट्रीब्यूटेड टू शिवा एट तंजौर। तो राजा राज ने एक मंदिर बनवाया था जिसका नाम है बृहदेश्वर, जो कि शिव भगवान को समर्पित है। ठीक है, और ये तंजौर में बनवाया था उन्होंने। इससे हमको ये पता चलता है कि जो रूलर थे राजा राज ये शिव भगवान के डिवोटी थे, शिव भगवान के भक्त थे। नेक्स्ट पॉइंट है राजेंद्र फर्स्ट conquered Orissa, Bengal, Burma and Andaman and Nicobar Islands. The Chola dynasty was at the zenith during its reign. तो राजेंद्र फर्स्ट ये एक महान रूलर थे। इन्होंने उड़ीसा, बंगाल, बर्मा और अंडमान निकोबार आइलैंड्स पर विजय प्राप्त करी थी। ठीक है, और इनके रूलिंग टाइम पे राजेंद्र फर्स्ट ने अपने पूरे एम्पायर को काफ़ी पीक तक पहुंचाया था। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है वो अपने बिज़नेस को अलग अलग शहरों में फैला रहा है, ठीक है, तो काफ़ी शहरों में अगर उसका बिज़नेस फैल जाता है तो उसको काफ़ी हाइप मिलेगी और इसी वजह से उसका बिज़नेस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि उसका जो बिज़नेस है वो अपने एक्सट्रीम पर पहुंच जाएगा। ठीक है, ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा। तो वैसे ही राजेंद्र फर्स्ट ने काफ़ी मेहनत करके अपने साम्राज्य को काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुँचाया। Rajendra first assumed the title of Gangaikonda Chola and built a city called Gangaikonda Cholapuram. तो राजेंद्र फर्स्ट ने एक टाइटल भी अटेन किया, दैट इज़ गंगाईकोंड चोल, और उन्होंने इसी नाम पर एक शहर भी बनवाया था जिसका नाम है गंगाईकोंड चोलपुरम। द लास्ट रूलर ऑफ चोला डायनेस्टी वॉज राजेंद्र थर्ड। तो सबसे लास्ट रूलर कौन थे? राजेंद्र थर्ड। और राजेंद्र फर्स्ट जो थे वो ग्रेट रूलर थे ऑफ चोला डायनेस्टी। द किंग वॉज द हेड ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी हेल्प्ड बाय अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बट द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज डेमोक्रेटिक। तो जो पूरी सत्ता थी उसका जो राजा था वही एक मुखिया था, लेकिन उसको भी मंत्रियों की ज़रूरत पड़ती थी हेल्प के लिए। कोई भी अगर डिसीजन लेना है तो वो राजा अकेला नहीं लेता था। ठीक है, वो मंत्रियों की सलाह लेकर ही कोई भी डिसीजन पे आता था। और इसके साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो डेमोक्रेटिक थी। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। नेक्स्ट है द चोला एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू मंडलम्स, वलनाडु, नाडु एंड कुर्रम। मंडलम मतलब प्रोविंस, वलनाडु मतलब मंडल कमिश्नरी, नाडु मतलब डिस्ट्रिक्ट ज़िला, और जो कुर्रम है कुर्रम मतलब
ग्रुप ऑफ विलेजेस, गाँव का समूह। इन सब चीज़ों में पूरा का पूरा चोला एम्पायर डिवाइडेड था। जैसे आज के समय में देश किस में डिवाइडेड है? स्टेट्स में, ठीक है। स्टेट किस में डिवाइडेड है? डिस्ट्रिक्ट में। और जो डिस्ट्रिक्ट है वो किस में डिवाइडेड है? विलेजेस में डिवाइडेड है, ठीक है। इसी प्रकार चोला एम्पायर भी बटा हुआ था प्रोविंसेस में और कमिश्नरी विलेजेस, ठीक है। नेक्स्ट है द अरेंजमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज रिगार्डेड एज द बेसिक फीचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चोलास। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आजकल क्या होता है कि पंचायत होती है, ठीक है, गाँव में, और वही गांव का पूरा कामकाज देखती है, ठीक है। उसी प्रकार चोला एम्पायर में भी अलग अलग एरियाज़ के सभी हेड थे, ठीक है। यहाँ पर एक हेड है, यहाँ पर भी एक हेड है, और यहाँ पर भी इसका एक हेड है, ठीक है, मुखिया मतलब। अब अगर हर एक जगह का अलग मुखिया है तो उनको पूरी इंडिपेंडेंस है कि वो अपने एरिया को जैसा मर्जी चाहे वैसे चला सकता है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि अन्याय कर रहा है, अन्याय नहीं, बिल्कुल सही तरीके से चलाया जा रहा था, ठीक है। सभी हेड्स, सभी मुखिया इंडिपेंडेंट थे। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सिस्टम था, ठीक है। यही एक बेसिक फीचर है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चोलास की, कि राजा को हर एक चीज़ पर खुद से ध्यान देना नहीं पड़ रहा था। उन्होंने हर एक एरिया में अलग अलग मुखिया बना रखा था और वही इस पर्टिकुलर एरियाज़ को संभालते थे, ठीक है। नेक्स्ट है लैंड रेवेन्यू एंड ट्रेड टैक्स वर द मेन सोर्स ऑफ इनकम। तो चोला एम्पायर की जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या थी? लैंड रेवेन्यू एंड ट्रेड टैक्स, यानी कि ज़मीन का टैक्स और व्यापार का टैक्स, ठीक है। द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर विच केम इनटू वोग ड्यूरिंग दिस पीरियड इज कॉल्ड द्रविड़। एग्जाम्पल कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांचीपुरम। तो चोला एम्पायर के टाइम में द्रविड़ स्टाइल की जो आर्किटेक्चर है उसका डेवलपमेंट हुआ था, जैसे कि एग्जाम्पल बता रखा है कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांचीपुरम। अनदर एस्पेक्ट वॉज इमेज मेकिंग विच रीच्ड इट्स क्लाइमैक्स इन डांसिंग फिगर ऑफ शिवा कॉल्ड नटराज। तो शिव भगवान की जो एक डांसिंग पिक्चर है उस टाइम पे काफ़ी क्लाइमैक्स तक पहुंची, जिसको कहते हैं नटराज। अब नटराज की अगर आप एक ज्योमेट्री बॉक्स खरीदेंगे तो उस पर एक लोगो होता है ना, जिसमें शिव भगवान नाचते हुए दिखाई देते हैं, और वही नटराज का एक सिंबल है। नेक्स्ट है कंबन हु रोट राम अवतारम was one of the greatest figure of Tamil poetry. His Ramayan is also known as कंब रामायण। तो कंबन ने रामावतारम लिखा था, जिसे कंब रामायण भी कहा जाता है, और वो एक तमिल के बहुत ही फेमस पोएट थे, कवि थे। जैसे तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था, वैसे ही कंबन ने तमिल में रामायण लिखी थी। नेक्स्ट पॉइंट है कंबन, कुट्टन और पुगलेंदी आर कंसिडर्ड एज 3 जेम्स ऑफ तमिल पोएट्री। तो ये 3 जो पोएट्री हैं, कंबन, कुट्टन और पुगलेंदी, ये 3 जेम्स ऑफ पोएट्री माना जाता है, ठीक है, तमिल में। नेक्स्ट है इन दी टेम्पल्स द विमाना, जो कि है टॉल पिरामिडल टावर, डोमिनेट्स द होल स्ट्रक्चर ऑफ द श्राइन एंड इम्पार्ट्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिग्निटी टू इट। गोपुरम एंड गर्भगृह आर दी अदर 2 इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। तो चोलास के टेम्पल में से विमाना, गोपुरम और तीसरा क्या है? गर्भगृह। विमाना क्या होता है? पिरामिडल शेप का एक टावर, ठीक है। गोपुरम मतलब एंट्री गेट, और गर्भगृह मतलब जहाँ पर भगवान की मूर्ति रखी जाती है, मूर्ति की मेन प्लेस, ठीक है। ये 3 चीज़ें चोला टेम्पल्स में काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी, काफ़ी मेन थी। द बेस्ट स्पेसिमेन आर द टेम्पल्स ऑफ विजयालय, चोलेश्वर एंड नागेश्वर टेम्पल, द कोरंगनाथ टेम्पल एंड मुवारा कोविट टेम्पल। तो ये जो टेम्पल्स के नाम बता रखे हैं ये काफ़ी फेमस टेम्पल्स थे चोलास के टाइम पर।
अब देखो साउथ इंडिया में केवल चोलास तो एम्पायर को चला नहीं रहे थे, ऐसे काफ़ी सारे किंगडम्स प्रेजेंट थे, ठीक है, साउथ इंडियन पार्ट में। तो वो कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें आता है वेस्टर्न और लेटर चालुक्यास। तो लेटर चालुक्यास में एक रियल फाउंडर का नाम बता रखा है, दैट इज़ तेलाप टू, और इनकी कैपिटल का नाम क्या है, कल्याणी, जो कि कर्नाटका में प्रेजेंट है। नेक्स्ट किंगडम आता है इसमें काकतीय। काकतीय किंगडम, इनकी जो कैपिटल है वो है वरंगल, जो कि आंध्र प्रदेश में प्रेजेंट है, और इनके रियल फाउंडर का नाम है प्रोला राजा टू। नेक्स्ट आता है यादवास। यादवास के जो रियल फाउंडर थे उनका नाम है भिल्लम फाइव, और इनकी कैपिटल है देवगिरी, जो कि महाराष्ट्र में प्रेजेंट है। नेक्स्ट आते हैं इसमें होयसला। होयसला किंगडम के जो रियल फाउंडर है उनका नाम है विष्णुवर्धन, और इनकी जो कैपिटल थी वो है द्वार समुद्र, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है, कर्नाटका में, ठीक है। नेक्स्ट है नोट द टेम्पल ऑफ होयसलेश्वर एट द्वार समुद्र इज़ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ होयसाल आर्ट। तो होयसला की जो आर्ट थी उसका एक सबसे ग्रेट अचीवमेंट ये मंदिर है, जिसका नाम है होयसलेश्वर मंदिर। तो ये हो गया है साउथ इंडियन के पार्ट का, जो भी वहाँ पर रूल कर रहे थे सारे किंगडम्स, ठीक है, उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे सल्तनत पीरियड के बारे में, और इसका टाइम पीरियड क्या है, 1206 एडी से लेकर 1526 एडी तक, ठीक है। और इसमें पहला पार्ट आता है दिल्ली सल्तनत। तो आइए अब इसके बारे में पढ़ेंगे हम। फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन, मोहम्मद बिन कासिम इन्वेजन। मोहम्मद बिन कासिम इन्वेडेड इंडिया इन 712 AD and conquered Sindh, which became the province of उमय्यद खिलाफत। तो 712 AD में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर हमला किया था, ठीक है, अटैक किया था, और सिंध का जो पोर्शन है उस पर अपना कब्ज़ा कर लिया था, और सिंध को अपने कब्ज़े में लेकर उमय्यद खिलाफत का एक प्रोविंस बना लिया था। फर्स्ट टर्क इन्वेजन, मोहम्मद गजनीव्स invasion. Sultan Muhammad of Ghazni led about 17 expeditions to India to enrich himself by taking away the wealth from India. In 1025, he attacked and raided the most celebrated Hindu temple of Somnath that lies on the coast in the extreme south of Kathiawar. The temple was destroyed in 1026 AD. तो जो सुल्तान थे मोहम्मद ऑफ गज़नी, उन्होंने भारत पर 17 बार अटैक्स किए थे, और ये अटैक्स क्यों किए थे, ताकि जो सुल्तान है वो हमारे भारत की संपत्ति को लूट सके, ठीक है। 1025 AD में मोहम्मद गज़नी ने गुजरात के काफ़ी फेमस टेम्पल सोमनाथ टेम्पल पर हमला किया था, और 1026 AD में इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो ये था फर्स्ट टर्क इन्वेजन। अब पढ़ेंगे सेकंड टर्क इन्वेजन के बारे में। मोहम्मद घोरी इन्वेडेड इंडिया एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ द मुस्लिम डोमिनियन इन इंडिया। ही मे बी कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। तो पहले कौन आए थे, मोहम्मद गज़नी आए थे फर्स्ट टर्क इन्वेजन में, ठीक है। जो सेकंड टर्क इन्वेजन है इसमें आए मोहम्मद घोरी। तो मोहम्मद घोरी ने भारत पर अटैक किया, और भारत के जो भी रूलर्स थे उन सभी को हराकर मुस्लिम रूल स्टार्ट कर दिया था, और इनको मुस्लिम शासन का एक फाउंडर भी कहा जा सकता है। इन्होंने ही मुस्लिम्स को ज़्यादा बढ़ावा दिया था, और इन्होंने मुस्लिम रूल को यहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिया था इंडिया में, ठीक है। अब इसके कुछ रीज़न्स बता रखे हैं कि ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से ये जो टर्क इन्वेजन्स है वो सफल हो पाए।
तो पहला आता है इसमें, राजपूत्स लैक्ड यूनिटी एंड द ऑर्गेनाइजेशन एंड वर डिवाइडेड बाय रिवेलरीज। तो ये जो इन्वेजन है ये कहाँ पर हुआ था? नॉर्थ साइड में हुआ था, नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। और नॉर्थ इंडिया में उस टाइम पे कौन रूल कर रहा था? राजपूत लोग रूल कर रहे थे। और राजपूतों के बीच में यूनिटी नाम का कोई वर्ड ही नहीं था, यूनिटी थी ही नहीं उनके बीच में। इसी वजह से वो लोग आपस में ही झगड़ते रहते थे, ठीक है। तो इसका फ़ायदा उठा के मोहम्मद गजनी और मोहम्मद घोरी ने अटैक्स किए और वो काफ़ी सफल भी हो गए थे इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर वॉज नो सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इंडिया में कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी जो कि सबको यूनाइट कर सके। जैसे अगर स्कूल में कोई भी प्रिंसिपल नहीं हो तो हर एक क्लास अपने अपने तरीके से चलने लग जाएगी, ठीक है। बच्चे शोर मचाएंगे, कैसे भी रहेंगे, मतलब डिसिप्लिन नहीं रहेगी। तो वो जो स्कूल है पर्टिकुलर, उसका लेवल गिर जाएगा, ठीक है। बच्चे डिसिप्लिन नहीं समझेंगे और ना ही किसी भी रूल को फॉलो करेंगे। तो इस वजह से वो स्कूल भी कुछ टाइम बाद बंद हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का होना काफ़ी ज़रूरी था। लेकिन उस टाइम पे जब सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं थी तो वो लोगों के बीच में यूनिटी को भी प्रमोट नहीं कर सकती थी। तो इसी वजह से जो टर्क इन्वेजन रहे हैं दो, वो काफ़ी सफल हो गए थे। द राजपूत किंगडम्स वर स्मॉल एंड स्कैटर्ड। राजपूत का जो राज्य था वो छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरा हुआ था। वही बात है, यूनिटी ही नहीं है तो सब कुछ बिखरा बिखरा ही था। द टर्क्स वर बेटर ऑर्गेनाइज्ड एंड टुक एडवांटेज ऑफ द लैक ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन अमंग द राजपूत। तो जो टर्क लोग थे वो लोग काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड थे और उन्होंने राजपूतों की जो कमज़ोरियाँ थी उसको एनालाइज करके उसका फ़ायदा उठाकर इंडिया पर अटैक करके जीत गए थे, ठीक है। और इससे अब हमको ये पता चलता है कि जो यूनिटी की पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर एक टीम में यूनिटी है तो वो गेम को जीत सकती है। अगर टीम के मेंबर्स ही आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, तो वो लोग गेम कभी नहीं जीत सकते, वो लोग लड़ाई में ही उलझे रहेंगे। Muhammad Ghori's conquest became the nucleus of a new political entity in India, the Delhi Sultanate। तो भारत पर विजय प्राप्त करने के बाद मोहम्मद गौरी ने एक नया पॉलिटिकल एरा स्टार्ट किया जिसको दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। और इसमें काफ़ी डायनेस्टीज़ हैं, काफ़ी सारी तो नहीं है, बस 5 ही है। तो पहली आती है इसमें स्लेव डायनेस्टी, देन खिलजी डायनेस्टी, उसके बाद तुगलक डायनेस्टी, देन सैयद डायनेस्टी एंड देन लोडी डायनेस्टी। तो इन डायनेस्टीज़ के बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं आज की क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे हम, ठीक है। थैंक यू सो मच। और यॉन एड की तरफ से आपको न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इस नए साल में आप भी कुछ नया करना, ठीक है। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए एकदम सीरियस हो जाओ और उसके लिए खूब मेहनत करो, ठीक है। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बस डिस्ट्रैक्शन को आप दूर कर दो और अपनी पढ़ाई पर फोकस कर दो, ठीक है। यही एक फॉर्मूला होता है बस पढ़ाई का, और कुछ नहीं होता, मेहनत ही होती है जो भी होती है, ठीक है। सो वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर एंड धन्यवाद। वो एक सेकेंड, आपकी एक स्माइली तो रह गई, ये रही आपकी स्माइली। और इसकी तरह मुस्कुराते रहो और अपना रिवाइज करते रहो, ठीक है।